तो 10th साइंस का चैप्टर 9 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी है 9.8। तो ये पढ़ने के लिए नहीं है, आपको करके देखना है। मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है ना। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रोसेस है। यहाँ पर हमको ये बताना है रीअपेयरिंग ऑफ कॉइन। सिक्का तो समझते होगे, है ना। और वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसमें जादू दिखा सकते हैं कि कुछ देर बाद दिखने लगेगा। पर कब दिखाई नहीं देगा और कब दिखने लगेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। प्लेस अ कॉइन इन ए बाउल एंड मूव बैक अंटिल इट डिसअपियर्स फ्रॉम योर लाइन ऑफ साइट व्हेन वाटर। अब देखिए, सीधा है। एक आपको कटोरा लेना है। मान लीजिए हम कहीं पर रख दिए हैं कटोरा। उस कटोरे में एक सिक्का रखना है। कटोरा समझ गए ना, बाउल, है ना। और हम सिक्के को ऐसे देख रहे हैं। तो सिक्कों को देखते, सिर इधर उधर नहीं हिलाना है। सिक्के को देखते हुए ऐसे धीरे धीरे दूर होना है। कब तक दूर होना है? जब तक कि वो सिक्का डिसअपियर ना हो जाए, दिखाई ना दे। जहाँ से दिखाई ना दे वहीं पर ऐसे देखते हुए क्या हो जाओ, रुक जाओ। समझ में आ गया? प्रोसेस समझ में आ रही है? पहले क्या करोगे, एक बाउल लिए, बाउल में क्या किए, एक सिक्का डाल दिए और उस बाउल के एक जगह पर रख दिए। और रखने के बाद हम धीरे धीरे उससे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। हमारी लाइन ऑफ साइट, जो आँख की रेज है, लाइन ऑफ साइट का मतलब जो आँख की रेज है उसी तरफ रहना चाहिए। और हम इतना दूर जाएंगे कि वो हमको दिखाई ना दे। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप वहीं खड़े हो जाइए, अपना सिर ना हिलाइए। अब आपके पास कोई दूसरा फ्रेंड हो, दोस्त हो, घर में और कोई हो, तो उससे बोलिए कि उसमें वाटर फिल करे। तो जैसे ही वाटर पोर कर दिया जाता है, द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन, है ना। आप यहीं खड़े हो, कॉइन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे वो कॉइन आपको क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। ऐसा क्या हो गया यार, पानी डालने से ऐसा क्या हो गया कि वो कॉइन दिखने लगा? ऊपर उठाया क्या कॉइन, कुछ तो हुआ होगा। तो उसको हम समझ सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? रिफ्रैक्शन। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? द वाटर कॉजेज द लाइट रेज फ्रॉम द कॉइन टू बी बेंड टूवर्ड्स योर आई। द कॉइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन, ब्रिंगिंग इट बैक इनटू योर व्यू। तो जो वही है कि जो लाइट रेज है वाटर में जब जाती हैं तो वो आपकी तरफ उन लाइट को बेंड कर देती हैं, जिसके कारण वो हमको अपीयर होने लगता है। यदि मैं इसका एक डायग्राम बना दूं तो आप समझेंगे। ये मेरे पास एक बाउल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिक्का भर देते हैं। ये मैंने सिक्का रख दिया यहाँ पास, ये सिक्का रखा है। अब इसकी जो सिक्के की लाइन ऑफ साइट है उसको देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मेरी आँख है, तो सिक्का मुझे दिखाई नहीं देता है, ऐसा यहाँ, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है, आई है। अब जैसे इसमें पानी भरते हैं, ये सिक्का मुझे कहाँ दिखाई देने लगेगा, इसका इमेज बन जाएगा। रिफ्रैक्शन के कारण इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, ऊपर। अब ये सिक्का मुझे क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण ये लाइट जो है इधर जाके बेंड हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये कहला गया कि किस तरह से डिसअपियर्ड कॉइन हमको अपीयर होने लगता है वाटर को पोर करने में। एक्टिविटी समझ में आ गई? अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 9.9, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन देखते हैं। पर ग्लास स्लैब समझ में आ रहा है आपको, क्या है ग्लास स्लैब? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को कैसे समझेंगे। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो 9.3.1 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डायग्राम ही खोल दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और जब भी आपको लैब में जाने को मिले, आप इसको ज़रूर करिएगा, इस प्रैक्टिकल को, और आसानी से ये प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पर हमको करना क्या है, एक सबसे पहले वाइट पेपर लोगे। क्या लोगे?
वाइट पेपर। ठीक है, वाइट पेपर को एक पिन बोर्ड में लगा दोगे। पिन बोर्ड क्या होता है? एक तरह का बोर्ड ही होता है जिसमें पिन आसानी से घुस जाती है। इसमें चारों तरफ से क्या कर दोगे? पिन को फिक्स कर दोगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद आप एक काम करना, ये ग्लास स्लैब मान लो, ये ग्लास का बना होगा, हालांकि ये मेरे पास अभी प्लास्टिक है तो इसको क्या मान लोगे? ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब को थोड़ा सा, ये पेपर को ऐसा कर लेता हूँ, ग्लास स्लैब को आप क्या करेंगे? इस तरह से इसको रख लेंगे। ठीक है, रखने के बाद चारों तरफ इसमें लाइन खींच देंगे, मार्किंग कर लेंगे कि कभी हिले डुले तो आप उसको उसी पोजीशन पर क्या कर को रख सको। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या लेना है? एक वाइट पेपर लेना है, पिन बोर्ड लेना है, पिन बोर्ड से चारों कोनों पर इस पेपर में पिन लगा देना है कि पेपर हिले डुले ना। इसके बाद आपको ग्लास स्लैब लेना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और उस ग्लास स्लैब से भी क्या करना है? मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद इसमें जो है एक ये परपेंडिकुलर खींचा है, डैश डैश लाइन, यहाँ कहीं आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर खींच देंगे। परपेंडिकुलर खींचने के बाद आप एक इस तरह से लाइन खींच देंगे, यहाँ पर एंगल बनाते हुए क्या खींच देंगे? लाइन। और उस लाइन में दो खड़ी खड़ी क्या करना है? पिन गाड़ना है। इतनी प्रोसेस समझ में आ गई? इसको रखे रहने दोगे। इसमें एक परपेंडिकुलर साइड में खींचोगे जो नॉर्मल का काम करेगा, उससे एक तिरछी लाइन खींचोगे जो इंसिडेंट रे का काम करेगी। उसमें आपको खड़ी खड़ी क्या करना है? पेपर पिन आती है ना, पेपर पिन समझ में आता है, वो पेपर पिन को गाड़ दोगे। तो क्या करोगे? अब इधर से आपको यहां से देखना है उसको, इस पिन को क्या करना है? यहां से देखना है। तो दोनों पिन यदि सीध में दिख रही हैं, ऐसे करके आप देखोगे, दोनों पिन यदि सीध में दिख रही हैं तो वहां पर एक पिन को क्या करोगे? गाड़ दोगे। फिर उसी के पीछे एक पिन और गाड़ोगे, और ऐसा गाड़ोगे कि चारों पिन कैसे दिखें? एक सीध में दिखे। चारों पिन कैसे दिखेंगी? एक सीध में दिखेंगी, एक लाइन में दिखेंगी। इधर से भी चेक कर लेना, उधर से भी चेक कर लेना, एक लाइन में हमको क्या होगी? ये दिखेगी। लेकिन जैसे हम ये हटा देंगे वो लाइन दिखती नहीं है। इसको रखने पर लाइन में दिखती है और बाहर निकालने पर लाइन में नहीं दिखती है, क्योंकि वो लाइन रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो गई? बेंड हो गई। अब बेंड हो गई तो दूसरी लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से वहाँ पर कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूम में। लैब में ये करना, तब आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ। तो देखो, अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये आपके पास है क्या? सबसे पहले ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये क्या है? पेपर। ये क्या कहला गया? वाइट पेपर। वाइट पेपर को किस में लगाना है? पिन बोर्ड में। एक पिन यहाँ पर आप लगा दोगे, ठीक है, एक पिन यहाँ लगा दोगे और एक पिन यहाँ लगा दोगे, तो ये पेपर हिलेगा नहीं। फिर आपको क्या रख देना है? एक ग्लास का स्लैब। ये ग्लास का स्लैब रखना है और इस स्लैब को चारों तरफ से पेंसिल से या ब्लैक पेन से आप क्या कर दोगे? इसको मार्क कर दोगे। ठीक है, इस तरह से इसको मार्क कर देना है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है एयर है, और ये किस से बना है? ग्लास से बना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें पेंसिल से एक पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट पर हम क्या खींच देंगे? नॉर्मल खींच देंगे। नॉर्मल खींचने के बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे अपने से, बिना नापे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे छोटा सा, और इस पॉइंट पर हम इस तरह से, जैसे पेन है ना, ये एक पिन गाड़ दिए, एक पिन यहाँ गाड़ दिए। समझ में आ गया? अब हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर हम देखेंगे इसके, तो यहाँ पर हम ऐसे झांकेंगे ऐसे, और देखने के बाद ये पिन गाड़ेंगे, फिर इसी के सीध में ये पिन गाड़ेंगे और इस तरह से गाड़ेंगे। ग्लास स्लैब के भीतर से देखेंगे तो ये चारों पिन कैसे दिखेंगी? एक सीध में दिखेंगी, एक लाइन में दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ये लाइन खींचे थे ना, ये वाली फर्स्ट वाली, इसको डैश डैश करके आपको क्या करना है? आगे तक बढ़ा देना है, स्लैब को हटा करके। स्लैब के ऊपर से लाइन नहीं खींचना है। कहाँ से खींचोगे? हटा करके। ये जो आप सीधे लाइन खींच रहे हो, यहाँ तक प्लेन खींचोगे, यहाँ तक डैश डैश खींचोगे। अब यहाँ पर अभी लाइन नहीं खींचना है, स्लैब रख करके पिन को क्या करना है? मिला लेना है। जब ये मिल जाए तो आप इस लाइन को भी जो है स्केल से खींच दीजिए। ये लाइन ये बता रही है कि जब यहाँ से लाइट आई तो नॉर्मल के तरफ क्या हो गई? थोड़ा सा बेंड हो गई। किसकी वजह से बेंड हो गई? रिफ्रैक्शन की वजह से।
ठीक है, अब इस लाइन को जाना चाहिए था इधर, पर ये चली गई इधर। यही समझो कि आप जो है एक नदी को पार कर रहे हो, नदी ऐसे जा रही है, पानी इतना इतना है, नदी चल रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं सीधा सीधा पार हो जाऊं, लेकिन उसके बहाव के कारण आप थोड़ा क्या हो जाते हो, डेविएट हो जाते हो, तिरछा हो जाते हो। बस यही चीज़ है कि ये क्या हो गई, थोड़ा सा क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो है ये क्या कहलाया, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये वाली क्या कहला गई, हाँ रिफ्रैक्टेड रे कहला गई, ठीक है। और एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये जो ऊपर है मीडियम में, वो क्या कहलाई, रिफ्रैक्टेड रे। और जो मीडियम से बाहर जाती है ये वाली क्या कहला गई, इमर्जेंट रे। समझ में आ गए तीनों रे। जो बाहर है वो क्या कहलाई, इंसिडेंट। जो ग्लास स्लैब के भीतर रहेगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। फिर जो ये बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से वो क्या कहलाएगी, इमर्जेंट रे। ये क्या कहलाएगी, डैश डैश वाली, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे ही है। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। अब इतने का अंतर आ गया यार, जाना चाहिए था इधर पर चली गई इधर, इतने का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को अब डिफाइन करेंगे कैसे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। चलिए बोलिए, तो इसका नाम लीजिए, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यदि इसको आप जो है ग्लास स्लैब को एक लिखे हुए कागज के ऊपर रखोगे, तिरछा देखोगे तो वो इधर उधर दिखाई देगा, कटा कटा दिखाई देगा। सीधा ऐसे देख लोगे बिल्कुल तो उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ वहाँ ना दिखाई देगा। यदि आप परपेंडिकुलर झांक रहे हो तो दिखेगा वहीं, पर कैसा दिखेगा, उठा हुआ। तिरछा देखोगे तो कैसा दिखेगा, कटा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारा कुछ किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको ये समझना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिफ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, एक कॉइन वाली एक्टिविटी और एक ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग हैं 10th साइंस में, और 10th साइंस का ये जो है चैप्टर 9 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं। ये टॉपिक है आपका एनसीईआरटी बुक का। इसके पहले हम रिफ्रैक्शन समझ चुके हैं। When light rays passes from one medium to another medium, then it deviates from its path or its speed changes. This phenomena is known as refraction. तो कोई लाइट रे है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके भी कुछ लॉज हैं, रिफ्रैक्शन किस बेसिस पर हो जाता है ना, इससे हमको क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, वो सेम प्लेन पर एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होते हैं। सेम यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, इसमें भर अंतर आएगा, पूरी लाइन वही। उसमें रिफ्लेक्टेड लिखते हो, इसमें क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
आल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइन आपकी अलग है ऑन द इंटर सेपरेटिंग मीडिया। मीडिया का जो इंटरफेस है वहाँ पर बात हो रही है, ये इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर सेपरेटिंग मीडिया होता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये सब लाई करते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि इंसिडेंट यहाँ हो, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहीं और हो, रिफ्रैक्टिंग रे कहीं और से निकले, नॉर्मल किसी और से निकले, यहीं इसी प्लेन पर सारी चीज़ रहेंगी, ये हमको समझना है, ठीक है। ये लॉ फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये फर्स्ट मीडिया है, ये सेकेंड मीडिया है। बता सकते हो ऊपर कौन सा मीडियम होगा, डेंसर की रेरर, और नीचे क्या होगा? एक दिन मैं बताया था भी जब पढ़ा रहा था, तो ऊपर रेरर होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर एंगल छोटा है। जिस साइड एंगल बड़ा होता है वो रेरर मीडियम होता है, जिस साइड एंगल छोटा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जाना चाहिए था इसको सीधा सीधा, पर ये थोड़ा सा क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। लेकिन ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, और यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सारा कुछ सेम प्लेन पर लाई करता है। आप चाहो तो डायग्राम भी बना करके शो कर सकते हो, ठीक। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो एग्ज़ाम में अलग से पूछ देता है, राइट डाउन द स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया, माने एक फिक्स लाइट हो, लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, तो या तो रेड लाइट की बात करो या फिर वायलेट की करो, जो 7 कलर्स होते हैं उसमें वो एक ही लाइट की बात करें। मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। जो आप लेजर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में 10-20 रुपए की मिल जाती, हरी नीली पीली हर तरह की आती ना, इतनी बड़ी सी, है ना, उसमें देखोगे पॉइंट बनता है, एक ही कलर रहता है, वो एक तरह की मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। रेड मतलब रेड और ब्लू मतलब ब्लू। ऐसा नहीं कि ये ट्यूबलाइट लगी है, इसमें लाल पन्नी लगा दी है तो लाल निकलने लगी, तो बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो 7 कलर्स ही रहेगा, पन्नी की वजह से नहीं होता, उसका सोर्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ refraction is constant. This constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. और हम इसको लिखते हैं, ये देख लीजिए, साइन आई, ये क्या लिखा है? साइन आई अपॉन में क्या हो गया? साइन आर इक्वल टू हो जाएगा n/1। अब इसमें साइन तो समझते हो गए, 9th में पढ़ लिए होगे, है ना। और आर का और आई का और एन का मतलब समझाता हूँ। यहाँ आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पर जो एन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम कितना रेयरर है, कितना डेंसर है रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको हम समझेंगे। और ये फर्स्ट और सेकेंड मीडिया का है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सेकेंड मीडिया का है, विथ रिस्पेक्ट टू किसका है? फर्स्ट मीडिया का। तो इसको मैं बड़ा सा लिख देता हूं तो आप बड़े आसानी से डिफाइन करेंगे। तो आपको जब भी स्नेल्स लॉ पूछे, आप ये फार्मूला लर्न कर लो, अपने आप जो है स्नेल्स लॉ आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको बोलो, ये है लाइन को बोलेंगे रेशियो ऑफ, क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, है ना। चलिए आपको बोलना है, पहले इस लाइन को बोलो, तो इस लाइन को बोलो, क्या बोलोगे? इस लाइन को बोलेंगे द रेशियो ऑफ, फिर ये बोलो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, फिर इसको बोलो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद क्या? साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर इसको बोल दो इज इक्वल टू, फिर इसको बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फिर इसको बोल दो सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। बस आप जो है फिजिक्स में
जब फार्मूले वाली चीज़ें हो तो उसको थ्योरी याद नहीं करना है, फार्मूले याद करना है। फार्मूले लर्न कर लोगे तो अपने आप वो थ्योरी बन जाएगी। ये फिजिक्स का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सिंपल सा है इस तरह से। फिर इसकी कंडीशन भी लगा देना है, फॉर ए सिंगल कलर और फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। शुरू में क्या बोलना है, तो क्या बोलोगे, फॉर ए गिवन कलर फॉर ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। फिर यहाँ पर बोल देना है, डंडे को तो रेशियो बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। ये स्नेल्स लॉ कहला गया। बोल दोगे, एक बार बोल के दिखाओ, थोड़ा तेज तेज बोलो तो। हाँ, पहले इसे बोल दो, चलो। साइन एंगल ऑफ टू द हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। चाहे ऊपर कंडीशन लिख दो या नीचे कंडीशन लिख दो। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको इसका लॉ समझना है। तो यदि स्नेल्स लॉ एग्जाम में आए तो केवल स्नेल्स लॉ लिखना है, और यदि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए, रिफ्रैक्शन आए, तो दोनों लिखना है। समझ में आ गया कब क्या करना है? अब यहाँ पर यह भी समझना है, दिस लॉ इज़ वैलिड एंगल्स 0 से ये 90 डिग्री। ये जो एंगल है तभी वैलिड होता है, ये जो साइन का लॉ है, स्नेल्स लॉ है, वो इंसिडेंस एंगल 0 होना चाहिए और 90 के बिटवीन होना चाहिए, तब ये लॉ ओबे होता है। इसकी वैलिडिटी ये है, यदि 100 से मैं इंसिडेंट करूँगा तो फिर ये लॉ नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए स्नेल्स लॉ के लिए? 0 और 90 के बीच होना चाहिए। क्लियर हो गया?